तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, करनो निधि आवे ताए, सब ताई होए सगाए। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में यूपीए सरकार पर जमकर बरसे नरेंद्र मोदी। कहा, केंद्र के भ्रष्ट शासन से बिगड़े आर्थिक हालात, सरकार को महंगाई की नहीं है कोई चिंता। पोस्टर के जरिए नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, राजधर्म और पार्टी धर्म निभाने की नसीहत। एनसीपी ने संजय जोशी को साथ आने का दिया न्योता। भ्रष्टाचार पर सरकार और टीम अन्ना के बीच जुबानी जंग तेज। किरण बेदी ने पीएमओ को बताया धृतराष्ट्र। सलमान खुर्शीद के जवाब, निजी प्रचार में जुटी है टीम अन्ना। दिल्ली में बिजली और पानी का संकट। दक्षिण दिल्ली में अभी 3 दिन तक बना रहेगा पानी का संकट। नगर निगम और जल बोर्ड की लापरवाही से लोग परेशान। और साइना नेहवाल ने जीती थाईलैंड ओपन। फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की रोचाना को हराया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र की यूपीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए प्रधानमंत्री की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान देश की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से तेज बढ़ रही थी, वह आज काफी गिर चुकी है। उन्होंने अपने राज्य में विकास कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि आज गुजरात के विकास की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। जातिवाद की राजनीति के बहाने मोदी ने अपने प्रतिद्वंदी केशुभाई पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में जातिवाद की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। मोदी ने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि जातिवाद की राजनीति ने बिहार को बर्बाद कर दिया। आज देश का नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। देश की गृहिणी शाम को चूल्हा कैसे जले, इसलिए दिन भर चिंता करती रहती है। विकास की इस हालत को हमने भली भांति देखा है और उसका जवाब कांग्रेस की सरकार नहीं दे पा रही है, कांग्रेस के नेता नहीं दे पा रहे। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जले। 7% से अधिक रहेगा। भाइयों बहनों, ये दिल्ली की सरकार को पता तक नहीं था कि नाव में छेद हो चुका है, दुनिया डूब रही है। उनको पता नहीं था और मई महीने में जब बात बाहर आई तब पता चला कि विकास दर 5% के निकट आकर के पहुंच गया है। हम गुजरात के दुर्दशा नहीं होने देंगे। हम सद्भावना के मान्यता को आगे बढ़ाएंगे। हम शांति, एकता, भाईचारा इसको और मजबूत बनाएंगे और विकास के मंत्र को लेकर इस एकता के भरोसे हम देश की राजनीति में एक नया स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी छोड़ चुके संजय जोशी के बीच पोस्टर वार जारी है। राजकोट में शनिवार से शुरू हुई बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान संजय जोशी के पोस्टर शहर में लगे नजर आए
गौरतलब है कि केशुभाई पटेल पहले ही मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में संजय जोशी मोदी की मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं। राजकोट में लगे इन पोस्टरों में संजय जोशी की जमकर तारीफ की गई है। राजकोट ही नहीं, अहमदाबाद में भी कई जगहों पर मोदी विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें मोदी पर इशारों में हमला किया गया है। इसमें मोदी को नसीहत दी गई है कि वे राजधर्म का पालन करें, प्रजा धर्म को निभाएं और पार्टी धर्म का भी पालन करें। आपको बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मोदी को राजधर्म का पालन करने की सीख दी थी। इससे पहले मोदी और संजय जोशी विवाद पर पिछले दिनों छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, ये लिखा हुआ पोस्टर भी नजर आया था। इन पोस्टरों ने गुजरात बीजेपी में धड़ेबाजी को सामने ला दिया है। कुछ ही महीने पहले दिसंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। केशुभाई पटेल पहले ही मोदी के खिलाफ गुजरात में मोर्चा खोल चुके हैं। पंचमहल में वह रविवार को एक रैली करने वाले हैं। वह उनके समर्थकों ने मोदी विरोधी पर्चे बांटे हैं। मोदी की तस्वीर में केशुभाई का चेहरा लगाया गया है। पीएमओ की चिट्ठी के बाद टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री पर तेज हमला बोला है। टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी ने ट्विटर में लिखा है कि पीएमओ ने प्रधानमंत्री को क्लियर कर दिया है। क्या महाभारत में द्रौपदी के साथ खराब बर्ताव करने के बावजूद धृतराष्ट्र ने कौरवों का समर्थन नहीं किया था? किरण बेदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीम अन्ना का फोकस सत्ता में बैठी पार्टी पर है, क्योंकि वे ही इसके लिए प्रभावी कानून बना सकती हैं। इससे पहले पीएमओ ने 5 पेज की चिट्ठी के माध्यम से अन्ना हजारे को सख्त जवाब दे चुका है। यूपीए सरकार के 15 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग टीम अन्ना ने की थी, जिसे पीएमओ ने अस्वीकार कर दिया है। पीएमओ के जवाब के बाद टीम अन्ना ने साफ कर दिया है कि पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 25 जून से अनशन की शुरुआत होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने टीम अन्ना पर निशाना साधा है। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि टीम अन्ना भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को व्यक्तिगत प्रचार और महत्वाकांक्षा का साधन बना रही है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि समय आने पर देश टीम अन्ना को माकूल जवाब देगा। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पीएमओ ने अन्ना हजारे को जो पत्र लिखा है, टीम अन्ना ने उसकी तुलना धृतराष्ट्र से की है। किरण बेदी के ट्विटर पर जवाब देते हुए सलमान खुर्शीद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री वी नारायण स्वामी भी आरोप लगा चुके हैं कि अन्ना हजारे राष्ट्र विरोधी तत्वों से घिरे हुए हैं, जिन्हें विदेशी ताकतों का समर्थन हासिल है। सलमान खुर्शीद ने टीम अन्ना से पूछा है कि पहले वे खुद के द्वारा की गई अनियमितताओं पर उठे सवाल का जवाब दें। खुर्शीद के मुताबिक जब कभी टीम अन्ना से पूछताछ की गई, वे सख्ती दिखाने का आरोप लगाने लगे। टीम अन्ना पर पलटवार करते हुए कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि देश के लोकतंत्र के लिए टीम अन्ना का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ दिनों पहले देह त्यागने वाले जय गुरुदेव के मथुरा स्थित आश्रम में आजकल तनाव व्याप्त है। जय गुरुदेव के शिष्य उमाकांत तिवारी आज अपने 10,000 समर्थकों के साथ आश्रम पर कब्जा करने का ऐलान किया है। आश्रम में संभावित संघर्ष को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन 350 पुलिस वालों को आश्रम में तैनात कर दिया है। वहीं शहर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आश्रम के ट्रस्टी चरण सिंह ने उमाकांत तिवारी की जमकर आलोचना की है। आपको बता दें कि जय गुरुदेव की 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इस पूरे विवाद की वजह बताई जा रही है। बाबा जय गुरुदेव की ट्रस्ट के उत्तराधिकारियों की दौड़ में शामिल पंकज यादव पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। राम प्रताप सिंह ने कहा है कि खुद को उत्तराधिकारी बताने वाले पंकज यादव ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं हैं। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के महाखजाने से सबकी आंखें चौंधिया रही हैं। करीब 900 साल पुराने इस मंदिर के खजाने की इन दिनों गिनती चल रही है। मंदिर के खजाने में सोने के बेशुमार गहने हैं। मंदिर में पहले ही दिन सोने के ऐसे गहने निकले हैं जिनकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपए में है। इन गहनों की कीमत अब तक 1.18 करोड़ रुपए आंकी गई है। बेशुमार सोना मिलने से यह मंदिर देश का चौथा सबसे अमीर मंदिर बन जाएगा। आपको बता दें कि केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर तिरुपति बालाजी मंदिर है और तीसरे नंबर पर शिरडी साई बाबा मंदिर है। मंदिर का खजाना इतना बड़ा है कि इसकी गिनती 17 जून तक जारी रहेगी। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खजाने की गिनती के बाद गहनों का बीमा भी करवाया जाएगा।
अभी देखो ये वजन हो जाएगा, इसमें से फाइन गोल्ड कितना है ये देखे जाएंगे। फाइन गोल्ड के बाद इसमें कई मौल्यवान टोन है, मतलब पन्ना है या हीरा है, इसकी कीमत अलग से करेंगे, सोने का कीमत अलग से करेंगे और इसी वजह से वो दागिने की कीमत हो जाएंगी। मौल्यवान गहने हैं, इसे 400 साल पहले के भी दागिने हैं, 500 साल पहले के दागिने हैं, क्योंकि ये मंदिर ही 900 साल पहले के हैं और महाराष्ट्र के बहुत नामांकित मंदिर है, इसीलिए इसमें दागिना जो है ये भी बहुत पुराने हैं। आज शिरडी के संस्थान में या सिद्धिविनायक में बहुत दागिने हैं, मगर ये सब चालू जमाने के हैं और ये ऐसे पुराने मंदिर में जो दागिने हैं बहुत पुराने हैं, 400-500 बरस के पहले के दागिने हैं, इसीलिए इसकी कीमत बहुत है, एंटीक वैल्यू एज वेल एज सेंटिमेंटल वैल्यू। जो वैल्यूएशन हम अब कर रहे हैं उस वैल्यूएशन के लिए कम से कम 12 से 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट उन गहने का कितना वैल्यूएशन हो रहा है, कितना कीमत हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।